हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में लग गए होंगे, क्योंकि आपका नया सत्र है वो शुरू हो चुका है। तो हम भी अपने इस नए सत्र का शुभारंभ कर लेते हैं। बढ़िया शानदार तरीके से धमाकेदार ढंग से शुरू करेंगे, चिंता मत करो। तो आज की इस क्लास से हम अपनी बुक कौन सी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत को शुरू करते हैं और अपना जो पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति विषय एवं क्षेत्र को बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो बात करें इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मैंने बता दिया है नोट्स के आधार पर इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। और नोट्स ऐसे हैं जो कि आपको फाइनल एग्जाम तक याद रहने वाले हैं। ऐसे शानदार नोट्स है वो मैंने तैयार किए हैं। बाद में बात करेंगे इस चैप्टर के बढ़िया शानदार एमसीक्यूज के बारे में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जिनको आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहते हो, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और चैप्टर के अंत में हम अपने जो शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं उनको भी हल करने वाले हैं। हल करने का मतलब मैं उनके भी आंसर्स आप लोगों को इसी क्लास में करवाने वाला हूं। तो क्लास आप लोगों के लिए शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, क्लास को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है, ताकि आपका इस चैप्टर से आने वाला प्रश्न गलत ना हो। इसके अलावा एक और सूचना दे देते हैं, लैब असिस्टेंट की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो अपने ये जो नोट्स है वो उसके लिए भी बहुत ही शानदार साबित होने वाले हैं। तो क्लास अपनी बहुत ही शानदार होगी। तो आपको तो बस क्लास को बिल्कुल कंप्लीट देखना है। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में अपना जो चैप्टर है कौन सा, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यानी कहने का मतलब जो मानव भूगोल है उसकी तो क्या तो प्रकृति है, क्या विषय है, उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और उसका क्षेत्र क्या है, इस बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो अपना पहला चैप्टर क्या है, मानव भूगोल। कौन सा भाई? मानव भूगोल की जो प्रकृति है, यानी मानव भूगोल की क्या प्रकृति है भाई। तो इसकी प्रकृति के बारे में बात करने वाले हैं, प्रकृति नेचर नहीं, इसके व्यवहार के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद में विषय के बारे में कि इसमें अपन कौन कौन से विषय पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसका क्षेत्र क्या है, इसके बारे में अपन बातें करने वाले हैं। तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा बहुत ही शानदार नोट्स है वो मैंने तैयार किए हैं। इन नोट्स के आधार पर जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ ये नोट्स आपके दिमाग में आने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही, जैसे ही पढ़ोगे वैसे ही दिमाग में आने वाले हैं। और अगर ये नोट्स याद कर लेते हो तो चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहने वाली है, क्योंकि मैंने आपका प्रत्येक जो लाइन टू लाइन अर्थ है ना इस चैप्टर का, लाइन टू लाइन जो पंक्तियाँ वो मैंने तैयार कर रखे हैं। तो ये आपको पढ़ना जरूरी है भाई। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भूगोल एक समाकलनात्मक विषय है भाई, इसके बारे में। अब सबसे पहले तो ये समाकलनात्मक क्या होता है सर, सबसे पहली बात जो प्रश्न उठता है, ये समाकलनात्मक क्या होता है, इसके बारे में बात बताते हैं। देखो देखो भौतिक भूगोल हमने 11वीं क्लास में कंप्लीट पढ़ रखी है। तो अगर आप लोगों ने भौतिक भूगोल के बारे में नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, उसकी अपन अलग से क्लास अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें देख सकते हो, यहाँ पे बात नहीं करेंगे। आज की इस क्लास में हम केवल अपने मानव भूगोल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे जो भूगोल है अपनी, है ना, मानव भूगोल एक समाकलनात्मक विषय है भाई। यानी अपना जो भूगोल विषय है ये क्या है, ये समाकलनात्मक विषय है। तो समाकलनात्मक क्या होता है, सबसे पहला प्रश्न यही आता दिमाग में, सर ये समाकलनात्मक बोल रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, जोड़कर, है ना, जोड़कर होता है। तो अब जोड़कर मतलब जोड़ने वाला, तो भूगोल क्या है, एक जोड़ने वाला विषय है भाई। अभी क्या जोड़ेगा, वैसे इसका मतलब होता है सम आकलन, है ना, यानी आकलन करना, समान स्तर पर आकलन करना होता है। लेकिन जोड़कर कैसे जोड़ेगा, तो देखिए बात करते हैं। ये क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, भूगोल एक समाकलनात्मक विषय का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है भूगोल केवल मानचित्र बनाना नहीं है भाई। ऐसा नहीं है आप पढ़ लिए कि भाई हाँ भूगोल में क्या पढ़ेंगे, अरे अपने पृथ्वी का मानचित्र पढ़ लेंगे, अपने पृथ्वी में अपने पास महासागर है उनका मानचित्र पढ़ लेंगे, अपने पास महाद्वीप है उनका मानचित्र पढ़ लेंगे, देशों का मानचित्र देख लेंगे, अक्षांश देशांतर रेखाएं देख लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह है एक ऐसा विषय है जो प्राकृतिक और मानवीय तथ्यों को जोड़कर देखता है। मानव के कार्य और प्रकृति के कार्य दोनों को एक साथ जोड़ता है ये, तब जाके अपना ये भूगोल है इसका अध्ययन करता है, इसीलिए समाकलनात्मक विषय है। ध्यान में रखना, भूगोल क्या है, एक समाकलनात्मक विषय है। अगर अपने पास खालिस्तान वाला प्रश्न आ जाए तो ये याद रखना। अच्छा, इसके बारे में बात करें क्या है और इसके बारे में, तो इसके बारे में अनुभविक और व्यवहारिक है भाई। क्या है,
ये अपने पास किसका है, मानव भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, अनुभविक और व्यवहारिक है। अनुभव कैसे और व्यवहारिक कैसे, तो देखो इसका अध्ययन केवल किताबों तक सीमित नहीं है, ये हमारे अनुभव, एक्सपेरिकल का मतलब अपने जो अनुभव होते हैं, और दैनिक जीवन की व्यवहारिकता, प्रैक्टिकल पर आधारित है। अब ये बात मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। मानव भूगोल में हम अनुभव कर सकते हैं, हम जान सकते, अपने अनुभव पे अपन क्या पता लगाते हैं, अपने व्यवहार पे आधारित जो तथ्य हैं वो अपन इसके अंदर अध्ययन करते हैं। तो ध्यान में रखना, भूगोल क्या है इसका अर्थ बता दिया। अब बात करते हैं हम अनुभविक और व्यवहारिक है। नेक्स्ट क्या है, दिक् एवं काल। अब इसमें और क्या करेंगे भाई, दिक् और काल का मतलब क्या होता है, स्पेस और टाइम। अब भूगोल में हम ये देखते हैं कि कोई घटना कहाँ यानी किस स्थान पे हुई है और कब समय की हुई है। इसका मतलब चलिए हम बात करते हैं एक बार, जुरासिक काल में चलते हैं, है ना, जुरासिक काल में चलते हैं। वहाँ अपने पास क्या है, डायनासोर्स वगैरह रहते थे जुरासिक काल में, यही तो थे अपने पास। तो ये अब कौन से काल में कहाँ रहे भाई, तो अपन पढ़ते हैं भाई उस जमाने में उस स्थान पे रहते थे। तो ये सारी बातें अपन कहाँ पढ़ते हैं, ये अपन कहाँ, भूगोल में पढ़ते हैं। तो अब आई बात समझ में। अच्छा, उदाहरण के तौर पे चलिए बात करते हैं। उदाहरण दे देता हूँ, मैंने दे तो दिया है उदाहरण, लेकिन आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे 50 साल पहले राजस्थान का मरुस्थल कैसा था, यानी 50 साल पहले स्थान है भाई मरुस्थल, और आज नहरों के आने के बाद वहाँ की खेती में क्या बदलाव आया है, ये समय और स्थान का भौगोलिक अध्ययन है। और ये कहाँ करते हैं, ये हम भूगोल में करने वाले हैं। आगे चलते जाएंगे तो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो भूगोल के बारे में आपको एक समाकलनात्मक विषय कैसे, इन्हीं के कारण है समाकलनात्मक। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है पृथ्वी के दो प्रमुख घटक कौन से है भाई। अच्छा, बात करें सीधी सी, बिल्कुल ऐसे घबराने की बात नहीं है। पृथ्वी के दो प्रमुख घटक, तो पृथ्वी की दो, प्रकृति और मानव है भाई। पृथ्वी के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, प्रकृति और मानव है। यही दो मुख्य घटक है जिनके पीछे या अपन जो इस पृथ्वी पे जितनी भी क्रियाएं होती है वो इन दोनों के कारण होती है। ये क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं भाई, हेड और टेल का काम करते हैं एक सिक्के के पीछे। कैसे काम करते हैं, देखो भौतिक पर्यावरण, इसमें क्या करते हैं, भौतिक पर्यावरण में इसमें भू आकृतिक जल, वायु, मृदा और वनस्पति शामिल है। ध्यान में रखना, भौतिक पर्यावरण में क्या क्या होता है। वैसे भौतिक आप समझते हो भाई, भौतिक में हमने जो अपने पास वास्तविक शरीर उपस्थित है वो भौतिक पर्यावरण होता है, जिसमें अपन पर्वत है, पहाड़ है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं, वो भौतिक भूगोल की बात है भाई। अब भौतिक पर्यावरण की बात करें तो इसमें अपने पास क्या आता है, जैसे अब भू आकृति है यानी भूमि का आकार है, जल है, वायु है, मृदा है, वनस्पति शामिल है। इसमें मंच, स्टेज मान सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो भौतिक पर्यावरण है ये आपके सामने मंच है भाई, एक बड़ा सा मंच है अपने पास, ये रहा मंच, अपनी पृथ्वी है। अब ये जो मंच है ना आप लोगों के पास, ये जो मंच है, इस मंच पर इंसान जो है वो कार्य करता है, सीधी सी बात है। यानी कहने का मतलब एक नाटक का मंच लगाया और उस मंच पे हम क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बस इतना सही काम है अपना। तो ये देखो जीवन के रूप में इसमें मनुष्य और इसके द्वारा बनाई गई बस्तियां, सड़कें और संस्कृति शामिल है। इस पृथ्वी पे अगर अपन बात करें, मंच है आप लोगों के पास, ये मंच है आप लोगों के पास, ये मंच है आप लोगों के पास। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी कार्यवाही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, बस इतना से काम है। तो क्या कर रहा है, जीवन के रूप में इसमें मनुष्य और उसके द्वारा बनाई गई बस्तियां, सड़कें और संस्कृति शामिल है। मनुष्य इस मंच का अभिनेता है। अभिनेता मतलब कार्यकर्ता, काम करने वाला है, नाटक करने वाला। हम सारे नाटक ही तो कर रहे हैं, बस यही है। तो पृथ्वी के दो प्रमुख घटक कौन से होते हैं, भौतिक पर्यावरण और जीवन, अपने पास प्रकृति और मानव होता है। अब प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में ये सारी शामिल होती है, और जीवन के रूप में देखें तो हम सारे हैं, हम सारे काम कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना, पृथ्वी के दो प्रमुख घटक। आपसे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और इसके अलावा अपने पास रिक्त स्थान वाले है ना, स्पेस वाले भी प्रश्न पूछ सकता है। तो याद रखना, पृथ्वी के दो प्रमुख घटक ये होते हैं, प्रकृति और मानव। अच्छा, मानव भूगोल की मुख्य विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये विषय वस्तु क्या होती है भाई, विषय वस्तु होती है कि आखिर अपन इसमें पढ़ेंगे क्या भाई, जानेंगे क्या, ये जानकारी लेते हैं। अरे सर, वहाँ पे उस ज़माने में है ना, अपने पास चिकनी मिट्टी मिलती थी, काली मिट्टी मिलती थी, वहाँ पे उस ज़माने में नहर बहती थी, तो ये जानकारी लेंगे कहाँ से हम, है ना। विषय वस्तु की बात करते हैं तो देखो परस्पर पारस्परिक संबंध बता देते हैं। सबसे पहले क्या, मानव भूगोल का मुख्य काम भौतिक पर्यावरण और मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन करना है। सबसे पहली बात तो आती है यहाँ पे, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पारस्परिक संबंध क्या है अपने पास। तो मानव भूगोल का मुख्य काम
मानव भूगोल जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका हम पहला चैप्टर ये अध्ययन कर रहे हैं और उसके विषय वस्तु और क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस मानव भूगोल के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसका पारस्परिक संबंध क्या है हमसे संबंध है। मानव भूगोल का मुख्य काम भौतिक, पर्यावरण और मानवीय जगत के बीच संबंधों का स्थापना करना है, यानी उनके बीच में कि प्रकृति अपने पास बारिश आ रही है तो कोई बात नहीं है भाई, प्रकृति जो इंसान है वो बारिश के पानी का प्रयोग करेगा, तो संबंध स्थापित हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। अपने पास ऊंचे पर्वतों पर इंसान रह रहा है, क्यों रह रहा है भाई? ये मान के चलो बाढ़ वगैरह आ गई तो ऊंचे क्षेत्र पे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित कर सकता है मानव भूगोल। अच्छा, इसके बाद में बात करें स्थानिक वितरण। स्थानिक वितरण क्या होता है? ये तो संबंध तो आ गया समझ में आप लोगों के, है ना? ये संबंध, पारस्परिक संबंध आया समझ में। तो ये स्थानिक वितरण क्या होता है भाई, इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। स्थानिक वितरण की बात करते हैं। ये स्थानिक वितरण मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। स्थानिक वितरण भाई चलिए देखिए, ये अपने पास अपना जो क्या है, अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग प्रकार से रहते हैं। तो इसके बारे में देखो छोटी सी बात करते हैं, चर्चा करते हैं, इसके बाद में अपन बात कर लेंगे। चलिए इसके बारे में छोटी सी बात बताऊं तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। स्थानिक वितरण क्या होता है? अपना ये जो भारत है इसकी आबादी 150 करोड़ है, 150 करोड़ है। तो यहाँ का जनघनत्व अधिक क्यों है भाई? अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ की जनसंख्या इतनी नहीं है साउथ अफ्रीका की, क्यों नहीं है? यहाँ पे लोग कम रह रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा रह रहे हैं, यहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? बस यही स्थानिक वितरण होता है, यानी यहाँ पे अपने पास कम लोग हैं, यहाँ पे अधिक लोग हैं, तो क्यों है यहाँ पे? यह अध्ययन करना भी आपके पास किसका काम है? मानव भूगोल का काम है। तो यही है यहाँ पे, यह देखना है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जनसंख्या, उद्योग और खेती का वितरण कैसा है और उसके पीछे के कारण क्या है। भाई अपने भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है, क्यों है? चीन की भी अधिक है, क्यों है? और साउथ अफ्रीका की तरफ चले तो क्यों नहीं है? वहाँ पे बिक्री क्यों है? इसका कारण भी हम कहाँ पढ़ेंगे? मानव भूगोल में पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना, स्थानिक वितरण क्या होता है? ये होता है कि अपने पास पृथ्वी पर किसी विशेष हिस्से में जनसंख्या, वहाँ पे काम धंधे क्यों है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है खेती उद्योग है, वो वहाँ पे ज़्यादा क्यों है, इसका कारण क्या है, वो सारी बातें अपन किस में पढ़ते हैं? मानव भूगोल में। इसके उदाहरण की बात करें भाई, उदाहरण भी दिया हुआ है, मैं कहते रहा हूँ ना, आपको तो बस केवल ध्यान से सुनना है मेरी बात। तटीय क्षेत्रों में लोग मछली पालन क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है भाई? तटीय क्षेत्रों में मछली पालन करेंगे क्योंकि वहाँ पे पानी की उपलब्धता है, बिल्कुल है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में खेती मुख्य व्यवसाय क्यों है? और अपना जो भारत है वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो भारत है अपने पास, हाँ ये देखो भारत। अब इसके बात कर लेते हैं, छोटी सी एक चर्चा कर लेते हैं इसमें, है ना? यहाँ आप लोगों को अपना ये जो भारत है इसका ये जो ऊपरी हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है? ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये आपके पास क्या है? ये अपने पास उत्तर का मैदान है। तो यहाँ पे आपके पास खेती होती है और ये अपने पास तटीय क्षेत्र है, ये जो तटीय क्षेत्र है यहाँ इन क्षेत्रों में आपके पास मछली पालन होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अपने पास खेती के लिए जगह अच्छी है, यहाँ पे अपने पास मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ पे अपने पास समुद्र निकट लगता है, ये समुद्र निकट लगता है तो यहाँ पे मछली पालन होगा। सीधी सी बात है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये भौगोलिक भिन्नता ही मानव भूगोल का आधार है। तो ये बात अपने समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या आता है? पृथ्वी मानव के घर के रूप में है भाई। पृथ्वी अपनी क्या है? अपने इंसान का घर है और इस घर को हम बहुत बुरे तरीके से तबाह कर रहे हैं। ये आप लोग देखते भी हो, जानते भी हो। तो इस घर की सुरक्षा करना आपका दायित्व है। हाँ, बात करते देखो इसके बारे में। पृथ्वी मानव का घर क्यों है भाई? क्योंकि पृथ्वी ने ही हमें अपने ऊपर समा रखा है। जैसे घर हमें शरण देता है वैसे ही पृथ्वी हमें शरण दे रखी है। जिस दिन पृथ्वी के मन में छाया कि नहीं देनी है उसी दिन तबाह हो जाएंगे। याद रख लेना मेरी बात को। हाँ, अच्छा, भूगोल के बारे में बात करते हैं। भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को केवल एक ग्रह नहीं है, हाँ भूगोल का सरोकार है कि बल्कि मानव के घर के रूप में समझना है। यानी मानव भूगोल में हम ये मानते हैं कि पृथ्वी इंसान का घर है, ये मानते, ग्रह नहीं मानते हैं इसको। ग्रह तो और भी है हमारे लिए, वहां पे जीवन तो नहीं है। हमें उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। यानी सभी तत्व है जो मानव के लिए उपयोगी है। इनमें बात करें, जैसे उपजाऊ मिट्टी ने अनाज दिया है, नदियों ने पानी दिया है, तो इनका अध्ययन भी करना मानव भूगोल का दायित्व है या इसका एक विषय है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? भूगोल में द्वैतवाद। अभी द्वैतवाद क्या होता है? ड्यूअलिज्म इन जियोग्राफी क्या होता है? प्रश्न आएगा पक्का 100%। तो भूगोल में द्वैतवाद का मतलब क्या होता है? देखो, भूगोलवेताओं के बीच हमेशा कुछ वैचारिक मतभेद होते हैं।
तो द्वैतवाद का मतलब होता है किसी विचार के विपरीत कुछ विचार आना दिमाग में, वो होता है द्वैतवाद। पहले से परंपरा चली आ रही है कि पृथ्वी है, हमें इसकी प्रकृति के अनुसार जीना है। मनुष्य अपने इंसान जो था वो प्रकृति के अनुसार रहता था। बाद में इंसान जैसे विकसित हुआ, कुछ विरोधाभास आए तो उसने अपने तरक्की करी तो उसने अपने टेक्नोलॉजी आई के युग में आ गया। भाई इंसान बहुत तेज दिमाग का है, तो फिर उसने प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया। तो वही बात है विचार जिन्हें द्वैतवाद कहा जाता है। तो द्वैतवाद क्या है? भूगोलवेताओं के बीच हमेशा कुछ वैचारिक मतभेद रहे हैं, उन मतभेदों को द्वैतवाद कहा जाता है। यही मैं बता रहा हूँ, पहले से कोई परंपरा चली आ रही है, उसके विपरीत जब परंपरा आ जाती है तो उसे द्वैतवाद कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करें द्वैतवाद में होता क्या है। तो द्वैत नियम बनाने वाले क्या होते हैं भाई? देखो, कुछ विद्वान मानते हैं कि भूगोल को सामान्य नियम या सिद्धांत बनाने चाहिए। कुछ विद्वान मानते हैं भाई कि भूगोल में है ना, हमें सामान्य नियम और सामान्य बातें करनी चाहिए, ऐसे गहराई में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये चलता रहा भाई। फिर विवरणात्मक बात करें, है ना, नियम आ गया भाई, ये नाम याद रखना, नोमोथेटिक, बिल्कुल पूछेगा। विवरणात्मक में बात करें तो कुछ का मानना है कि हर स्थान अद्वितीय है, इसलिए उसका विस्तार से अध्ययन विवरण देना चाहिए भाई। यानी ये कुछ तो मानते हैं कि भाई सामान्य रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं गहराई में जाना चाहिए, प्रकृति से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। दूसरे आते हैं बोले नहीं, हमें जानना भी प्रकृति में क्या छुपा है। तो बस विवरणात्मक कुछ का मानना यह है, तो यही द्वैतवाद है आप लोगों के पास। अब द्वैतवाद आया समझ में? हाँ, कोई बात। उदाहरण की बात कर लेते हैं, चलिए उदाहरण। क्या हमें पूरी दुनिया की जलवायु के लिए एक नियम बनाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। हमारे भारत की जलवायु कैसी है, साउथ अफ्रीका की जलवायु कैसी है, उत्तरी अमेरिका की जलवायु, अपन अमेरिका की बात करें तो जलवायु कैसी है, और ध्रुवों की जलवायु कैसी है, तो एक नहीं मान सकते भाई। तो इसके बाद में क्या है, नियम बनाना चाहिए या राजस्थान की जलवायु का अलग से अध्ययन विस्तार से वर्णन करना चाहिए। यही बात है भाई, राजस्थान की जलवायु उत्तर प्रदेश की जलवायु में अंतर है, बहुत अंतर है भाई। अंतर है, ये लो मैं सीधी बात बता देता हूँ, अपने राजस्थान की जलवायु दो प्रकार से आती है। अगर मैं ये रावली के इस तरफ की बात करूं तो इसके यहाँ अपने पास अलग जलवायु है, इस तरफ पश्चिमी अपने पास मरुस्थल है, तो ये जलवायु अलग है। तो ये अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग अध्ययन करना जरूरी है, ये मानना है हमारे। उदाहरण के तौर पे अगर अपन समझना चाहें तो भूगोल द्वैतवाद में। नेक्स्ट बात करें तो क्या प्रकृति और मानव एक अविभाज्य तत्व है। मानव भूगोल में बात जानते हैं ना, तो यही है कि प्रकृति और मानव एक अविभाज्य तत्व है। याद रखना भाई, बहुत ही शानदार है, ये प्रश्न भी आने वाला है। अच्छा, अद्वैतवाद, सीधी सी बात है, जब द्वैतवाद आ गया तो इसका अद्वैतवाद भी आएगा, इसके विपरीत भी आएगा। तो विपरीत आएगा तो क्या, अंततः ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रकृति और मानव के बीच कोई गहरी खाई नहीं है। यानी ऐसे नहीं है कि प्रकृति कोई अलग बहुत बड़ी है, मानव अलग है, नहीं, दोनों एक ही है। दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता भाई, बिल्कुल नहीं देख सकते अलग अलग। बहुत ही मतलब एक तरीके से देखना है हमें कि दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्का है, इसके इस तरफ प्रकृति है, इस तरफ इंसान है। जीवंत उदाहरण देखें, हम अक्सर प्रकृति का वर्णन मानवीय अंगों के रूप में करते हैं। ये बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। हम कैसे गए, प्रकृति का विवरण है ना, हम कैसे करते हैं, मानव के अंगों के रूप में कर देते हैं। कैसे करते हैं, हम कहते हैं नदियों के नाम रख रखे हैं, हमने रख रखे कि नहीं रख रखे। तो नामकरण किसका होता है, इंसानों का होता है। जैसे इसमें बात करें तो हम क्या कहते हैं, नदी का मुख, है ना, नदी का मुख, तो मुख थोड़ी होता है नदी के, मुंह तो अपने पास इंसान का होता है। तो ये नदी का मुख कह के बुलाते कि नहीं बुलाते। तूफान की आंख, है ना, तूफान की आंख भी बोलते हैं। इसके अलावा जल डमरू की ग्रीवा यानी जीवा जिसको अपन कहते हैं। मृदा का परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल ऑफ सॉइल, जैसे मनुष्य का चेहरा होता है। इसके अलावा जीवित जीव, जर्मन भूगोलवेता राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ये कौन है, जीवित जीव, जर्मन भूगोलवेता राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। कहाँ के, जर्मन भूगोलवेता की बात है। तो ये बात भी आपको जीवंत उदाहरण समझ लेना। इसमें और भी है भाई, परिसंचरण की धमनियां, जैसे अपने पास सड़कें हैं, सड़कों, रेल मार्गों और जलमार्गों के जाल को अक्सर शरीर की धमनियों के समान माना जाता है। तो इसीलिए ये बात ध्यान में रखनी है कि जीवंत उदाहरण भी हम क्यों देते हैं, प्रकृति को जीवित क्यों मानते हैं, इसका मुख्य कारण यही है। समझ में आए कि प्रकृति भी एक जिंदा जीव है, ये भी अपने पास मरती है। इसके बाद मानव भूगोल की प्रमुख परिभाषाएं, यहाँ से आपके पास बहुत ही शानदार टॉपिक है, वो अपना जो परिभाषाएं हैं जो आपको याद करनी है, पक्की आएंगी आपके एग्जाम में। और ये जो मैंने बताया था ना लैब असिस्टेंट के बारे में, पक्का प्रश्न आएगा, यहाँ से याद कर लेना, अभी बता रहा हूँ।
विभिन्न विद्वानों ने मानव भूगोल को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, ये तो चलिए नोट्स बनाते हैं तो ये ध्यान में रखना। रेटजेल की बात करते हैं तो रेटजेल के बारे ने क्या लिखा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यहाँ संश्लेषण पर जोर दिया गया है। संश्लेषण सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अलग अलग करके यूज करना, अलग अलग करके प्रयोग करना, जानना होता है। संश्लेषण का मतलब भी यही होता है। विश्लेषण का मतलब होता है एक जगह करना, एनालिसिस और सिंथेसिस, तो यहाँ पे सिंथेटिक का मतलब होता है अलग अलग देखना, भाई हर चीज को अलग अलग से अध्ययन करना। तो कौन है, रेटजेल। ऐसे नहीं याद रहे तो संश्लेषित आ जाए, संश्लेषित आ जाए तो रेटजेल का नाम याद रख लेना। संश्लेषित, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, संश्लेषित और रेटजेल, ये याद हो जाएगा। एलएनसी सैंपल, एलएनसी सैंपल क्या कहते हैं, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये ध्यान में रखना भाई, यहाँ संबंधों की गत्यात्मकता पर जोर या मुख्य शब्द दिया गया है। मुख्य काम क्या है, गत्यात्मकता पर है, क्या ध्यान में रख लेना भाई ये बात। एलएनसी सैंपल क्या करें, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ पर अपने पास गत्यात्मकता पर मुख्य शब्द, यानी इसकी भाषा में अपने पास गत्यात्मकता है वो मुख्य शब्द है। अब ये दोनों परिभाषाएं अगर याद हो गई हो तो अब चलते हैं आगे। इसके बाद क्या दे रखा है, अच्छा, पोल विडाल डी लाब्लास, नाम भी जी सर अच्छे अच्छे नाम ले रहे हो, है ना, कोई बात नहीं। इन्होंने एक नई संकल्पना दी कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इन पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान ही मानव भूगोल है। कौन कह रहे हैं, पोल विडाल डी लाब्लास है भाई, जो ये कह रहे हैं कि सीधी सी बात है, अधिक संश्लेषित यानी भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान ही मानव भूगोल है। इतनी सी बात है। तो ये तीन अपने पास परिभाषाएं हो जाती हैं। रेटजेल ने दी है, क्या दिया है भाई, अपने पास संश्लेषित अध्ययन है। और एलएनसी सैंपल क्या कर रही है, क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और अपने पास ब्लॉस, डी ब्लॉस क्या कहते हैं, डी लाब्लास है भाई, ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान ही मानव भूगोल है। अब ये तीन परिभाषा हो गई, याद कर लेना भाई। अच्छा, मानव भूगोल की प्रकृति पढ़ते हैं अपने पास। इतनी देर तो समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ा है हमने, है ना। मानव जो भूगोल है वो विषय के रूप में देख रहे थे, अब इसकी प्रकृति क्या है भाई, है ना। नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, तो इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। देखो, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। सबसे पहली बात याद रखना भाई, क्या कह रहा है, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण कौन सा है, जैसे नदियां है, पहाड़ है, समुद्र है, अपने पास धरातल है, अपने पास नहरें आ रही, नहरें नहीं नदियां आ रही है, ये सारी क्या है, जंगल है, तो ये सारी भौतिक पर्यावरण है। भौतिक पर्यावरण होगा मानव द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक। अब इन चीज़ों को यूज करके, धरातल को यूज करके, समुद्र को यूज करके, नदी को यूज करके, जंगलों को यूज करके मानव अपना संसार बसाता है, मानव अपनी संस्कृति बसाता है। तो उनके बीच के जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन करना ही क्या है, आपके पास मानव भूगोल है। अच्छा, सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है, फिर इसके बारे में बात करते हैं। मानव भौतिक संसाधनों का उपयोग करके ग्रह, गांव, नगर, सड़कों, रेलों का जाल, उद्योग और खेत आदि बनाता है। जो मैंने अभी बताया है, ये सभी तत्व भौतिक संस्कृति का हिस्सा है। भौतिक संस्कृति समझ में आ गया होगा। प्रकृति को यूज करके अपने गांव बना लेना, अपने घर बनाने ला, अपने गांव बनाना, अपने शहर बनाना, अपने व्यवसाय स्थापित करना, ये सारे क्या है, भौतिक संस्कृति के, ये क्या है, सभी तत्व भौतिक संस्कृति का हिस्सा है। इतना समझ में आया, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। बढ़िया बिंदु है भाई, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखना, है ना, कि मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है और प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है। दोनों बातें मैं बता देता हूं। एक सिंपल सी बात बताते हैं आप लोगों को। ये मान के चलिए आप कहीं जंगल में खो गए, मान के चलिए आप जंगल में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, और जंगल में रास्ता खो गया, आप लोग वहां पे फंस गए हो, यहाँ पे इस जंगल में फंस गए हो, यहाँ पे इधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते। तो फिर क्या करेंगे, आप लोग उस जंगल में रहेंगे, भाई बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो बाहर जब निकल नहीं पाओगे तो आप क्या करोगे, आप वहीं पर अपना घर बनाओगे और उस प्रकृति को क्या है, काम में लोगे। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन आपको डर लगा रहेगा कि कहीं बारिश अधिक आ गई, तो फिर आप क्या करोगे, आप उस बारिश से डरोगे,
आपको डर लगेगा कि कोई अपने पास भूकंप वगैरह आ गया, कोई शेर वगैरह आ गया तो डरोगे। यानी प्रकृति के अनुसार डरना और बाद में उस प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना, प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना ही मानव का प्रकृतिकरण होता है। क्या होता है? मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है भाई? प्रकृतिकरण मैं बता देता हूं। अब सीधी सी बात यही है कि प्रकृति के अनुसार, है ना, प्रकृति के अनुसार चलना, बस सीधी सी बात अनुसार चलना क्या होता है? मानव का प्रकृतिकरण होता है। अब प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है? प्रकृति का मानवीकरण होता है कि जब इंसान आपके पास क्या होता है? ज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी तो बहुत बन गया था, है ना, ज्ञानी बाबा तो है। जब इंसान ज्ञानी हो जाता है, तकनीकी युग में आ जाता है, तो फिर वो प्रकृति का काम क्या करता है? प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उनको काम में लेता है। और जब इंसान प्रकृति की वस्तुओं को काम में लेता है तो वो प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं, मनुष्य ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया भाई, सीधी सी बात है। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मनुष्य के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी। ये पहले की बात है। जब आदिम अवस्था में रहते थे, अब जंगलों में रहते थे, तो उसने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया भाई। और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। हाँ, आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अनन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया था। हाँ, इस चीज को हम क्या कह सकते हैं कि प्रकृति के अनुसार चलना क्या कहलाता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाता है। इस स्थिति में ध्यान में रखना, यानी प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना ही प्रकृति मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या, इंसान बहुत ही कमजोर था और प्रकृति से डरता था, प्रकृति के आगे झुक के रहता था, उसकी पूजा करता था। तो बस यही आपके पास क्या है? मानव का प्रकृतिकरण है। अच्छा, प्रौद्योगिकी का महत्व है। अब जैसे जैसे अपने पास प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी आई तो क्या मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझने के बाद तकनीक का विकास कर पाया, है ना, प्रकृति के नियमों को समझना शुरू कर दिया। भाई इस महीने में बारिश आएगी, इस महीने में बारिश नहीं आएगी, तो समझदार तो था ही इंसान। तो इसने उदाहरण बात करते हैं, देखो घर्षण और ऊष्मा की समझ ने अग्नि की खोज में मदद की भाई। उसकी सबसे पहली बात, आदमी बैठा था पत्थर ऐसे टकरा रहा था, चिंगारी उछली, आग पकड़ी और आग का आविष्कार हो गया। इसके बाद उदाहरण दो, डीएनए और आनुवंशिकी की समझ ने बीमारियों पर विजय पाने में मदद की है। जब इंसान और तकनीकी में आ गया तो डीएनए की खोज कर ली, डीएनए से उसको बीमारियों का पता चलने लग गया। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात मिस हो गई कि प्रकृति का मानवीकरण है वो इसके बाद में हुआ है, शायद आगे दे रखा है, चिंता मत करो, देखते हैं अभी। हाँ, आदिम अवस्था ये रही, सही बात है, इसी में दे रखा है, चिंता मत करो। एक बात बताइए यहाँ पे, तो इसके बाद में बात करते हैं। उदाहरण 3, वायु गति के नियमों ने तीव्र विमान विकसित करने में मदद की भाई। ये भी अपने पास है, उदाहरण ही है। किसके लिए? अपने प्रकृति प्रौद्योगिकी तकनीकी युग की बात हो रही है। आदिम अवस्था की बात करें तो शुरुआत में तकनीक का स्तर बहुत कम था और मानव सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। ये बता दिया मैंने अभी। उस समय मनुष्य प्रकृति के आदेशों के अनुसार खुद को डाल लेता था। तो ये बात आ चुकी है आदिम अवस्था में। प्रकृति की पूजा, इस अवस्था में मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता, क्रोध से डरता था और उसकी पूजा करता था। ये बात मैंने अभी बताती है। तो ये आपके पास क्या है? ये मानव का प्रकृतिकरण है। क्या है? मानव का प्रकृतिकरण है। अब याद हो जाएगा, अब नहीं भूलोगे कि मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है मानव का प्रकृतिकरण, बेंदा की कहानी। ये बेंदा की कहानी आपकी बुक में दी हुई है भी। तो मैं छोटी सी बात बता देता हूँ बेंदा के बारे में, है ना। क्या हो गया, चलिए, हाँ, बेंदा के बारे में एक छोटी सी बात बता देते हैं। क्या है ये कहानी? पर्यावरणीय निश्चयवाद का जीवंत उदाहरण है। जो कहानी आपकी बुक में दी हुई है वो है पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी पर्यावरण के अनुसार चलना, जो मध्य भारत के अबू झमाड़ क्षेत्र के जंगलों पर आधारित है भाई। अबू झमाड़ जो मध्य भारत में जंगल है वहाँ की बात है। आदिम जीवन, बेंदा का कबीला पांडावन में रहता है। ये सीधी सी बात है, कबीला है, अपने पास कबीले के लोग हैं। और क्या करता है? स्थानांतरित कृषि करता है। स्थानांतरित, एक दिन यहाँ पे वर्ष भर रहते हैं, यहाँ पे जलाकर उसको सुखाते हैं, उसके बाद में वहाँ पे अपने पास खेती करते हैं, फिर आगे जाते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य, ये जो कहानी है इसमें जो लोग थे, जो अपने पास अबू झमाड़े के लोग थे, वे वन के छोटे टुकड़ों, अबू झमाड़ क्षेत्र में जो रहते थे उनकी बात है, टुकड़ों को जलाकर साफ करते और राख का उपयोग करके मिट्टी का उपजाऊ बनाने के लिए काम में करते थे। तो ये स्थानांतरित कृषि के बारे में है। कृतज्ञता का भाव, बेंदा नदी से पानी लेते समय को लोई लुगी यानी वन की आत्मा का आभार व्यक्त करना नहीं बोलता। यानी कहने मतलब जब भी अपने पास वो आदि मानव था, वो जंगल पानी लेके आता नहर से, तो उसको नमन करता, उसकी पूजा करता,
उसको धन्यवाद कहता, सीधी बात। निर्भरता की बात करें, वे भोजन के लिए गुद्देदार पत्तों, कंदमूल और वनोपज, वनोपज का मतलब होता है ये गजरा और कुचला पर निर्भर रहते थे भाई। कौन? ये बेंदा जो कबीला लोग थे ये। अब इसके बाद में बात करते हैं, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है निष्कर्ष। बेंदा जैसे आदिम समाज के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप है जिसकी वे पूजा और सम्मान करते थे। ये बेंदा की कहानी साबित होती है मानव का प्रकृतिकरण के लिए। मानव का प्रकृतिकरण हो गया। अच्छा, प्रकृति का मानवीकरण जो कि संभववाद है, वो क्या था? निश्चयवाद था। ये संभववाद है, यानी ये पॉसिबिलिज्म जिसको अपन कहते हैं वो है। इसमें क्या है? समय के साथ तकनीक के विकास ने मनुष्य को प्रकृति की बंदिशों से मुक्त कर दिया भाई। बिल्कुल किया है, मैं समझा रहा हूं यही। अभाव से स्वतंत्रता, तकनीक के माध्यम से मनुष्य अभाव की अवस्था से स्वतंत्र की अवस्था की ओर बढ़ता गया भाई। अभाव से स्वतंत्रता कैसे? मान के चलो प्रकृति के नियमों के अनुसार चल रहा है, तो प्रकृति के नियमों के अनुसार चलेंगे तो 1 महीने बारिश होती है, 2 महीने बारिश नहीं होती है, तो फिर कैसे चलेगा? तो फिर इस अभाव से वो स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। संभावनाओं का जन्म होता है। मनुष्य प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों का उपयोग करके कई नई संभावनाओं का जन्म देता है। इसे ही भूगोलवेताओं ने संभववाद का नाम दिया है। बस सीधी सी बात है, प्रकृति, मनुष्य क्या करता है? प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों का उपयोग करके नए संभावनाओं को जन्म देता है। यानी पानी है, उसको इकट्ठा किया, उससे बाद में जैसे बारिश नहीं आई तो उससे खेती करना है, ये सारी बातें इसमें आती है। मानवीय छाप क्या है? देखो, मानवीय क्रियाओं के निशान अब हर जगह दिखते हैं। जैसे बात करें तो येलो फिर ऐसे, हाँ, पहाड़ों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल बन गए भाई। क्यों बने हैं पहाड़ों पे? जिस व्यक्ति को श्वास से संबंधित बीमारी होती है, ब्लड से संबंधित होती है, तो उनको पहाड़ों पे भेजा जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। विशाल नगरीयता प्रसार एवं खेत की बात कर लेते हैं। विशाल क्या बन रहे हैं? नगरीय प्रसार हो रहा है, नगर बन रहे हैं, बड़े बड़े खेत है, वो अपने पास क्या है, उनमें खेती की जा रही है। तटों पर पतन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग बने जा रहे हैं। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह भेजे जा रहे हैं। तो सोचो आप लोग कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं हम। तो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि संभव अभाव व स्वतंत्रता और संभावनाओं का जन्म जो है, यानी कहने का मतलब है प्रकृति का मानवीकरण, संभववाद, जहाँ पे संभावनाओं पे अपन क्या करते हैं, काम करते हैं, वो यही है भाई। इसके बाद में प्रकृति का मानवीकरण, ये कहानी बताते हैं आप लोगों को कि केरी की कहानी, नेचर ऑफ ए मॉडिफाइड बाय ह्यूमंस। ये सीधी सी बात है, एक ऐसी बात कहानी है जो आपकी बुक में है, बाकी वैसे नहीं। देखो, ये कहानी नॉर्वे के ट्रोंडहाइम शहर की है, जहां भीषण सर्दी के बावजूद तकनीक ने जीवन को आसान बना दिया है। और जहां भीषण सर्दी, यानी कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती थी भाई, बर्फबारी होती थी, तो फिर मनुष्य तकनीकी का उपयोग करता है और बाद में क्या करता है, अपने जीवन को आसान बना लेता है। तकनीक का जादू देखें क्या है। प्रचंड पवनों और भारी हिम के बावजूद केरी अपनी कार में शक्तिशाली लाइटों और विशेष टायरों का मदद से काम पर जाती है। केरी की बात है भाई, जो काम पे जाती है, अपने बर्फ गिरती है लेकिन मजबूत टायर लगाकर अपनी गाड़ी में, और वो काम पे चली जाती है। इसके बाद क्या है? नियंत्रित वातावरण। उसका कार्यालय कांच के विशाल गुंबद के नीचे है, जहां तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक कृत्रिम रूप से नियंत्रित रहता है। अब वहां पे बर्फ पड़ रही है बाहर, तो माइनस में तापमान जा रहा है, लेकिन जिस कांच के अपने पास कांच का विशाल गुंबद है, उसके नीचे उसकी क्या है, अपने पास ऑफिस है, तो वहां पे कृत्रिम रूप से तापमान 23 डिग्री रखा जाता है, जो बढ़िया तापमान है। प्रकृति पर विजय, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली भाई। संभववाद की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लेना। प्रकृति पर विजय, कड़ाके की ठंड में भी उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला, कीवी का आनंद लेती है। वो वायुयान द्वारा गर्म क्षेत्रों में मंगाए जाते हैं। यानी ये जो केला और कीवी है, ये गर्म क्षेत्रों से वायुयान मार्ग द्वारा मंगा लिए जाते हैं। तो ये अपने पास प्रकृति पर विजय है। वैश्विक जुड़ाव, कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए वह नई दिल्ली और लंदन जैसे शहरों से एक क्लिक में जुड़ जाती है। ये केरी की कहानी है छोटी सी, जो कि आपके पास वास्तविक नहीं है। इसके बाद नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म, ये बढ़िया पर्सन, ये अपने पास क्या हो गया भाई, निश्चयवाद हो गया, अपने पास संभववाद हो गया। अब आता है नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। इसमें क्या होता है देखिए, भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की, याद रखना, किसने, भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने क्या प्रस्तुत किया है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग है। हमने क्या पढ़ा भाई, पर्यावरणीय निश्चयवाद, है ना, जो निश्चयवाद शुरू में पढ़ा है, जिसमें अपने पास मानव का प्रकृतिकरण होता है ना। मैं निश्चयवादी लिख देता हूँ, निश्चयवाद।
और इसके बीच में, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, संभववाद, है ना, संभववाद। अब ग्रिफिथ टेलर आए भाई, बोले कि इसमें तो बहुत ही मतलब प्रकृति इंसान को यूज कर रही है, इसमें इंसान प्रकृति को यूज कर रहा है, तो कोई मध्यम मार्ग निकालते हैं। तो मध्यम मार्ग क्या निकाला इन्होंने निकाला पर्यावरणीय निश्चयवाद निकाला भाई, नहीं सॉरी, ये क्या निकाला इन्होंने, नवनिश्चयवाद। मैं कहाँ पे लगा देता हूँ भाई, नवनिश्चयवाद का रास्ता निकाला, जो क्या है पर्यावरणीय निश्चयवाद, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, है ना, और संभववाद, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद में संभववाद के बीच का मार्ग है, चलिए, रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, याद रखना। नव निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद कहते हैं। किसने दी है ये भाषा, ये परिभाषा, ये भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने विचारधारा, भाई परिभाषा नहीं, विचारधारा प्रस्तुत की है। कहा जाता है, हाँ, ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक सिग्नल का उदाहरण देखते हैं इसमें। टेलर ने इसे चौराहे की बत्तियों से समझाया है भाई, किस प्रकार से ये जो नियम है, ये किस प्रकार से, ये विचारधारा कैसे समझाते हैं, ट्रैफिक नियमों को लागू करके। लाल बत्ती क्या कहते हैं, रुको, इंतजार करो, आगे खतरा है ना। एम्बर पीली बत्ती क्या कहती है, लाल और हरी बत्ती के बीच रुक कर तैयार रहने का अंतराल है। ये पीली बत्ती क्या कहती है, आप तैयार रहो लेकिन रुके रहो, जैसे टाइम मिले आगे बढ़ो, तो ये कहते हैं अपने पास इंतजार वाली। और हरी बत्ती क्या कहती है, जाओ। तो इन लाल बत्तियों के माध्यम से ग्रिफिथ टेलर है अपना नव निश्चयवाद है उसको हल करते हैं, बताते हैं कि जहाँ पे आपको लगे कि आगे खतरा है तो रुको, इंतजार करो, और जैसे ही वहाँ पे अपने पास क्या है, आपको लगे कि खतरा नहीं है तो आगे जाओ भाई, यही समझा रहा है ग्रिफिथ टेलर। हाँ, नेक्स्ट क्या है, मुख्य संदेश की बात करते हैं। यह संकल्पना दर्शाती है कि न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति निश्चयवाद है और न ही नितांत स्वतंत्रता संभववाद की। ये मुख्य संदेश है नव निश्चयवाद का, कि आदमी ना तो अपने पास गुलाम है और ना ही अत्यधिक स्वतंत्र है। अगर गुलाम हो गया तो फिर अपने पास जानवरों में कमी, जानवर और इंसान में क्या अंतर है, और अगर स्वतंत्रता हो गई तो फिर इंसान प्रकृति का नुकसान कर देगा। संतुलन क्या है, मनुष्य प्राकृतिक नियमों का पालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। जब प्रकृति विकास की स्वीकृति दे तभी आगे बढ़ना चाहिए, ये समझाता है नव निश्चयवाद। अब आई बात समझ में मेरी, हाँ अब आई। तो 3 विचारधाराएं पढ़ी हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। तीनों संभाव विचारधाराएं आपको याद करनी है। अच्छा चलिए, चेतावनी क्या है, अंधाधुंध विकास के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या, जैसे हरित ग्रह की बात कर लेते हैं, प्रभाव होता है। इसके अलावा ओजोन परत अवक्षय होता है, भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग होता है, पीछे हटती हिम नदियाँ नव निश्चयवाद के महत्व को रेखांकित करती है। नव निश्चयवाद यही बताता है कि मनुष्य जैसे ही आज़ाद हुआ अपने पास ये प्रभाव होने लगे, हरित ग्रह प्रभाव हो गया भाई। इसके अलावा बात करें, अपने पास ओजोन परत है उसका अपक्षयन होने लग गया, वो कम होने लगी है। इसके अलावा भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ये पढ़ दिया क्या, हाँ सही है। और पीछे हटती हिम नदियाँ, पहले नदियाँ जो निकलती थी वो आगे बहुत लंबी जाती थी, अब उनका स्थान है वो छोटा हो गया है। तो ये सारी बातें नव निश्चयवाद है इसको महत्व देता है कि भाई ज़्यादा आज़ाद मत दो इंसान को, आज़ादी इंसान के लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। अच्छा, भूगोल क्या है, मानव भूगोल की 3 प्रमुख विचारधाराएं, अपन ने संकल्पनाएं पढ़ ली और विचारधाराएं। इसमें क्या पढ़ेंगे भाई कि 1970 के दशक में दौरान मानव भूगोल में 3 विचारधाराओं का उदय हुआ भाई। अब ये 3 विचारधाराएं 1970 में देख लेते हैं कौन कौन सी। तो इसमें बात करते हैं कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा। याद रखना भाई, पूछेगा प्रश्न, पक्का पूछेगा। क्या होता है इसमें, इसका संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के पक्षों जैसे आवासन होता है, स्वास्थ्य और शिक्षा से था भाई। तो पूछ सकता है 1 नंबर का प्रश्न कि कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा की क्या विशेषता थी, है ना। या ये पूछ सकता है कि आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित कौन सी विचारधारा थी, तो वो है कल्याणपरक और मानवतावादी विचारधारा। नेक्स्ट है अमूल्यवादी विचारधारा, रेडिकल विचारधारा। इसने निर्धनता के कारण बंधन, सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। इसका मानना था कि समकालीन सामाजिक समस्याएं पूंजीवाद के विकास से जुड़ी है। ये वो है अमूल्यवादी यानी विचारधारा। अच्छा, व्यवहारवादी विचारधारा, इसने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति और धर्म पर आधारित सामाजिक संवर्गों को दीर्घकाल बोध पर जोर दिया है। दीर्घकाल यानी लंबे समय के लिए जोर दिया है। तो ये ध्यान में रखना भी, यानी कहने का मतलब है निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स जो थे उनके सिद्धांत का उपयोग किया है। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग है वो कौन सी विचारधारा में किया गया है, अमूल्यवादी विचारधारा में।
जिसमें कारणों का पता लगाना होता है। रेडिकल यानी जो अपने पास है विचार की निर्धनता का क्या कारण है भाई, बंधन क्या है, सामाजिक असमानता क्यों है, ये सारी बातें जानने के लिए आमूलवादी विचारधारा पर जोर दिया गया। इसमें क्या कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया गया भाई। व्यवहारवादी विचारधारा, इसने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति और धर्म पर आधारित सामाजिक समूहों को दिक्काल के बोध पर जोर दिया है। तो इसमें अब आप समझ लेना भाई। अच्छा, बात करते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र की बात करते हैं कि मानव भूगोल का क्षेत्र तो क्या है और उपक्षेत्र क्या है। बस अपना अंतिम भाग है भाई। मानव भूगोल विषय के रूप में पढ़ लिया, उसकी स्थिति जो प्रकृति है वो पढ़ लिया। अब विषय क्षेत्र में पढ़ लेते हैं, उसके क्षेत्र पढ़ लेते हैं। तो क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है, क्योंकि यह पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने के लिए सामाजिक विज्ञानों के अन्य विषयों के साथ साथ गहरा संबंध रखता है। तो ये बात मैंने शुरू में बता दी है। वो जो जोड़कर व्याख्या करना होता है, समाकलनात्मक है ना, वो बताया मैंने। वो क्या है, वो यही है भाई कि वो अन्य विषयों को जोड़कर उनके साथ इंसान या प्रकृति है उसकी व्याख्या करता, मानव की व्याख्या करता है। चलिए बात करते हैं। यह तालिका दर्शाती है कि मानव भूगोल के विभिन्न क्षेत्र किन किन अन्य विषयों से जुड़े हैं, याद रखना भाई। तो ये तालिका आपकी बुक में भी है, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है, देखो सामाजिक भूगोल की बात करते हैं। सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र क्या है, व्यवहारवादी है, कल्याण का भूगोल है, सांस्कृतिक, लिंग, ऐतिहासिक, चिकित्सा भूगोल। ये सारे सामाजिक भूगोल के भाग हैं, ध्यान से समझ लेना। और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषय कौन से हैं, तो उसकी बात करें, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान है, कल्याण अर्थशास्त्र है, मानव विज्ञान है, महिला अध्ययन है, इतिहास, महामारी विज्ञान है। ये सारे किस में आते हैं, सामाजिक भूगोल में आते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना भाई, उपक्षेत्र तो ये है और सामाजिक क्या है, विज्ञानों के सहयोगी विषय ये है। अच्छा, नगरीय भूगोल में क्या पढ़ते हैं, नगरीय भूगोल में अपने पास उपक्षेत्र नहीं है, नगरीय अध्ययन और नियोजन का काम है, वो अपन किस में पढ़ते हैं, नगरीय भूगोल में पढ़ते हैं। तो ये याद रखना। इतिहास, महामारी विज्ञान है, वो किस में है अपने पास, इसमें है। और इसमें भी बात करें तो जैसे अपने पास क्या है, ये जो चिकित्सा भूगोल है, ये आपके पास क्या है, महामारी विज्ञान का जो महामारी के बारे में अध्ययन करते हैं वो यहाँ पे होता है। तो ये छोटी सी बात ध्यान में रख लेना भाई। इसके बाद नगरीय भूगोल में अपन क्या करें, नगरीय नियोजन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन भूगोल आ जाता है और सैन्य भूगोल आ जाता है। ये ध्यान में रखना भाई कि सैन्य भूगोल है वो किस भूगोल का उपक्षेत्र है, तो वो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अच्छा, इसमें क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक और सैन्य विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। ये अपने पास सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषय की बात है। अच्छा, जनसंख्या भूगोल में जनांकिकी के बारे में पढ़ते हैं। ये अपन आप अपने अगले चैप्टर में आने वाला है, बहुत ही शानदार चैप्टर वो भी। ये जनांकिकी क्या है, ये सारी बातें अपन उसमें करने वाले हैं। आवासन भूगोल के में अपन नगर ग्रामीण नियोजन क्या कैसे तैयार होता है, एक गांव क्षेत्र वो कैसे बनता है, एक नगर का निर्माण कैसे होता है, वो सारे अपन इसमें पढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल में संसाधन, कृषि, पर्यटन, विपणन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल होता है, जिसमें अर्थशास्त्र, संसाधन शास्त्र, कृषि विज्ञान, वाणिज्य, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन आते हैं। तो ये आपके पास आ जाती हैं। क्या मैं वो समझा देता हूँ, छोटी सी बात। क्या है मानव भूगोल के क्षेत्र, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, इसके बाद में राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवासन भूगोल और आर्थिक भूगोल। कितने हो गई, 6 हो गई भाई, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। ये इनके उपक्षेत्र हो गए और वो अपने पास सहयोगी विषय हो गए। इसके बाद में बात करते हैं मानव भूगोल की वृद्ध अवस्थाएं और उपागम कौन से हैं। अवस्था और उपागम के बारे में जान लेते हैं। अब इसको अप्रोचेज भी कहते हैं, उपागम को अप्रोचेज भी कहते हैं। यह तालिका बताती है कि समय के साथ भूगोल को देखने का नजरिया कैसे बदला है। चलिए समय अवधि की बात करते हैं। आरंभिक उपनिवेश युग की बात करते हैं, जहाँ पर क्या हो रहा था, एक देश दूसरे देश में जाके अपने पास वहाँ पे अपनी संस्कृति, अपना व्यवसाय स्थापित कर रहा था, वो उपनिवेश काल था भी। अन्वेषण और विवरण भी, अप्रोच की बात करें तो अन्वेषण और विवरण, वहाँ पे कि दूसरे स्थान पे जाना, वहाँ पे अपना क्या है जो संस्कृति है और अपना जो उद्योग धंधे उनको स्थापित करना। मुख्य लक्षण क्या है, नए क्षेत्रों की खोज, जो मैंने बताया, उनका व्यापारिक लाभ और वर्णन करना होता है, जो मैंने अभी समझा दिया आप लोगों को। अच्छा, उत्तर उपनिवेश युग की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, ये प्रादेशिक विश्लेषण है। प्रादेशिक यानी स्थान विशेष का विश्लेषण करना भाई। तो इसमें क्या करते हैं, प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन करना, ताकि पूरी पृथ्वी को समझा जा सके। यानी कहने वाला जो प्रादेशिक क्षेत्र है उनके बारे में समझना कि भाई वहाँ पे जाएंगे तो ऐसे रहना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे तो ऐसे रहना पड़ेगा। तो ये यानी पहाड़ों पे जाएंगे तो कैसे रहेंगे, तटीय क्षेत्र में कैसे रहेंगे, अपने पास जो मैदानी क्षेत्र वहाँ पे कैसे रहेंगे, ये सारी बातें आती हैं। अच्छा, 1930 का दशक अंतर्युद्ध अवधि है। अंतर्युद्ध तो क्षेत्रीय विभेदन, यानी क्षेत्रों में अंतर आ जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक प्रदेश दूसरे देश से कैसे और क्यों अलग है, इसकी विलक्षणता को समझना।
कि अपने पास जो ध्रुव क्षेत्र है वो कैसे अपने से अलग है, अपने पास तो अपने साउथ अफ्रीका अपने से कैसे अलग है, वो सारी बातें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट बात करें तो समयावधि में, हाँ 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना भाई, हाँ प्रश्न आएगा आगे। ये स्थानिक संगठन है, 1950 से 1960 के बीच की बात है। कंप्यूटर और सांख्यिकी का प्रयोग बढ़ा, भौतिकी के नियमों का मानवीय क्रियाओं पर लागू करना, यह आया था इसके अंदर। 1970 के दशक में देखो भाई, ये तीन विचारधाराएं आई थी, जो मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराएं थी। मात्रात्मक क्रांति से असंतोष के कारण जन्म में सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ पे जोर दिया गया था इस दौरान 1970 के दशक में। 1990 का दशक में क्या, भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद आया भाई, और इसमें वैश्विक सिद्धांतों की जगह स्थानीय संदर्भ और हर समाज की अपनी समझ को महत्व देना शुरू कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे आपके पास वो जो कंप्लीट चैप्टर है उसके हो जाते हैं भाई। तो ये दोनों बातें जो है ना, अंत की जो सारणी है इसका आपको अध्ययन करना अवश्य जरूरी है भाई, बहुत ही बढ़िया है ये सारणी, अगर याद हो जाएगी तो बढ़िया बात है भाई। अब यहाँ से शुरू होते हैं आपके पास प्रश्न, जो मैंने बताए थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिनके आने की संभावना 100% है। लैब असिस्टेंट की भी बात कर रहा हूँ मैं। चलिए, भूगोल की वह शाखा कौन सी शाखा है जो भौतिक, पर्यावरण और मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन करता है? तो सीधी सी बात है, हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, इसका आंसर मानव भूगोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव भूगोल हो जाएगा। भूगोल में द्वैतवाद का मुख्य आधार क्या रहा? द्वैतवाद का मतलब ये रहा कि एक परिस्थिति के विपरीत दूसरी परिस्थिति, वो थी भाई। नोमोथेटिक नाम याद रखा है कि नहीं? तो ये रहा, नियम बनाने वाले बनाम विवरणात्मक दृष्टिकोण, यानी जिसने नियम बना दिया उस नियम के विरोध में अपन क्या करते हैं? विवरण करते हैं, यार ये नियम गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दोनों में अपने पास क्या हो जाता है? अंतर। तो वो होता है नोमोथेटिक, जो मैंने बताया था भाई आप लोगों को। नेक्स्ट है, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना भूगोल का मुख्य सरोकार है। यह विचार किस पर बल देता है? तो देखिए, केवल ग्रहों के अध्ययन पे ना, बिल्कुल नहीं, गलत बात। मानव को पोषित करने वाले तत्वों के अध्ययन पे देता है, बिल्कुल यही है। क्या कह रहा है? पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना, बिल्कुल सही बात है। तो मानव को पोषित करने वाले तत्वों के अध्ययन पर ही तो जोर दे रहे हैं। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना ना, बिल्कुल गलत। और केवल निर्जन क्षेत्रों, ये भी गलत है भाई। तो सीधी सी बात है, ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभी देख लेते हैं भाई सत्य कथन। प्रकृति और मानव दो अलग अलग पहलू है ना, बिल्कुल नहीं। अलग अलग कहाँ पे? हम तो एक ही पढ़ते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। प्रकृति और मानव के बीच वेद्य द्वैतता पाई जाती है। प्रकृति और मानव अविभाजित तत्व है, जो अन्य उन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए, ये सही है भाई। वेद्य द्वैतता नहीं है, इसमें डुअलिज्म नहीं है प्रकृति में। इसके बाद में बात करते हैं, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये आपके पास एलन सी सैंपल ने दी है भाई। किसने दी है? एलन सी सैंपल ने ये परिभाषा दी है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का, तो ये परिभाषा मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले। इसके बाद में रेडजेल की परिभाषा में किस शब्द पर सबसे अधिक बल दिया गया है? तो अपने पास इसमें किसमें दिया गया है? संश्लेषण पर दिया गया है। संश्लेषण पे तो जोर दिया, तो ये मैंने बता दिया था भाई आप लोगों को। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवस्था में मानव की स्थिति कैसी थी? पर्यावरणीय निश्चयवाद में वो प्रकृति के नियमों से डरता था, उसके नियमों के अनुसार चलता था, उससे पूछता था, उसकी तो कहाँ पे, हाँ, वह प्रकृति के आदेशों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता था भाई। तो ये हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है? निश्चयवाद के अंतर्गत मनुष्य प्रकृति के प्रति कैसा व्यवहार रखता था? वो उससे डरता था, उसकी पूजा करता था। तो ये रहा आपके पास आंसर। क्यों? हाँ बढ़िया, अब याद आ जाएंगे। अच्छा, संभववाद शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? बिल्कुल, कौन सी? हमने तीन जो पढ़े हैं अपने पास, क्या क्या पढ़े हैं अपने पास? पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद, है ना, न्यू डिटर्मिनिज्म। गुरुजी अब गलो सूगो तो मेरे बात करता करता, अब आप तो समझोगे नहीं। चलिए, प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का मानवीय तकनीक द्वारा उपयोग करना, प्रकृति के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण करना नहीं, केवल वनों में रहकर जीवन यापन बिताना नहीं, तकनीकी उपयोग का न करना, ये नहीं, यही है आपके पास है संभववाद, यानी प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का मानवीय तकनीक द्वारा उपयोग करना। बाद में आया था नव निश्चयवाद, बोले कि अरे इंसान तो रुक ही नहीं रहा प्रयोग करने में, खाई जा रहा प्रकृति को, तब नव निश्चयवाद आया था। अच्छा, इसके बाद में बात करें 1950 के दशक के अंत से 60 के दशक के अंत तक मानव भूगोल में किस उपागम का हुआ था? तो स्थानिक, जो अपने स्थानिक संगठन था भाई, अभी पढ़ के आया, मैंने समझाया था आप लोगों को, तो ये याद रख लेना। इसके बाद में
मानव भूगोल के किस उपक्षेत्र का संबंध महामारी विज्ञान से है, तो वो चिकित्सा भूगोल से है भाई, है ना, चिकित्सा भूगोल से, अभी समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले। इसके बाद में बात करें निर्वाचन भूगोल एवं सैन्य भूगोल राजनीतिक भूगोल में आ जाएगा भाई, किस में आ जाएगा, राजनीतिक भूगोल में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो विपणन भूगोल कहाँ है, तो वाणिज्य और अर्थशास्त्र, ये होता है विपणन, है ना, विपणन यानी व्यवसाय जिसमें, तो व्यवसाय अर्थशास्त्र में ही पढ़ते हैं। इसके बाद में मानव भूगोल के विकास की अवस्था में स्थानीय संदर्भ की समझ और वैश्विक सिद्धांतों का प्रश्न उठाने पर जोर दिया गया है, तो अपने पास उत्तर आधुनिकतावाद में दिया गया है। 1990 के दशक की बात है ये, किसकी, यह मानव भूगोल के विकास की अवस्था को स्थानीय संदर्भ की समझ में यानी वैश्विक स्तर पर बात करें कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वो बातें अपने 1990 के दशक की बात है। अच्छा, वहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट आते हैं आपके पास ये प्रश्न जो आपकी बुक में है, ये तो मैंने करवाए हैं। इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस की बात करें तो वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं केवल बुक के जो प्रश्न है उनकी बात कर लेता हूँ। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, मानव भूगोल वह विज्ञान है जो भौतिक, पर्यावरण और मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। सरल शब्दों में यह अध्ययन करता है कि कैसे मानव समाज और धरातल एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए बता रहा हूँ ये प्रश्न बहुत ही शानदार है। इसके बाद में मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए, कुछ नहीं हम सभी कर लेते हैं। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का विस्तार बहुत व्यापक है, जिसके प्रमुख उपक्षेत्र निम्न प्रकार से हैं। जैसे व्यवहारवादी भूगोल और लिंग भूगोल की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। इसमें व्यवहारवादी भूगोल और लिंग भूगोल का मतलब अपने पास स्त्री पुरुष का प्रयोग है। इसके अलावा व्यवहार, मनुष्य का व्यवहार कैसा, व्यवहार के बारे में अध्ययन जो होता है वो होता है व्यवहारवादी भूगोल और लिंग भूगोल। नेक्स्ट आता है निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, जो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। इसके बाद संसाधन, कृषि, पर्यटन और विपणन भूगोल है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। ये उपक्षेत्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी संबंधित है। अगर यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे मैंने ये प्रश्न दोबारा करवा रखा है। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, बढ़िया प्रश्न है, अच्छा है। देखो, मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है। पृथ्वी तल पर मानवीय तत्वों को समझने के लिए यह समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और इतिहास जैसे सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता है। ज्ञान के विस्तार के साथ इन विषयों के सहयोग से ही भूगोल एक नए उपक्षेत्रों का विकास होता है, ये ध्यान में रख लेना भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आ सकता है, शानदार है। देखो, मानव का प्रकृतिकरण वह अवस्था है जिसमें भूगोल में पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। यह मानव विकास की उस आदिम अवस्था को दर्शाता है जब तकनीक का स्तर अत्यंत निम्न था, बहुत ही कम था। मनुष्य गुफाओं में रहता था, उस जमाने की बात है, आज की नहीं हुई। मुख्य विशेषता क्या थी, प्रकृति का वर्चस्व। इस अवस्था में आदिम मानव समाज प्रकृति की प्रचंड शक्तियों से डरता था और उसकी पूजा करता था। मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति आदेशों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता था और माता प्रकृति को एक शक्तिशाली बल और दाता के रूप में देखा जाता था जो मानव का पोषण करती है, इसलिए इसे माता प्रकृति के रूप में माना गया है भाई। हाँ, अच्छा, इसके बाद है उदाहरण। हाँ, इसमें उदाहरण भी देना आप लोगों को इस प्रश्न में। उदाहरण में आप बेंदा की कहानी लिख सकते हो कि मध्य भारत के अबुझमाड़ क्षेत्र का बेंदा है, इसका एक सटीक उदाहरण है। ये स्थानांतरित कृषि के लिए वन के छोटे टुकड़ों को जलाता है, नदी से जल लेते समय वन की आत्मा का आभार मानता है और जड़ी बूटियों के लिए पूरी तरह वन पे निर्भर है। निष्कर्ष, यह अवस्था दर्शाती है जब मानव के पास तकनीकी ज्ञान की कमी होती है, तब वह प्रकृति का दास बनकर रहता है और उसके साथ पूर्ण सामंजस्यता रखता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है ये और ये। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। मानव भूगोल के विषय पर लिखते हैं तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक और अंतर विषयक है भाई। यह मुख्य रूप से पृथ्वी तल पर मानवीय तत्वों के स्थानिक वितरण और उसके भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। मानव भूगोल विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखे हैं, उसमें विषय क्षेत्र के मुख्य बिंदु क्या है, भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का संबंध। भौतिक और सांस्कृतिक क्या है, मानव भूगोल उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जो मानव को अपने भौतिक संसाधनों का उपयोग करके बनाए हैं, जैसे गांव, शहर, सड़कें और रेल जाल और उद्योग। नेक्स्ट मुख्य क्षेत्र और प्रमुख क्षेत्र और उपक्षेत्र की बात करें, इसके कार्य क्षेत्र में कई भागों में बांटा गया है। इसमें आता है तो सामाजिक भूगोल आ जाता है, इसके अंतर्गत व्यवहारवादी, सांस्कृतिक और चिकित्सा भूगोल जैसे उपक्षेत्र आते हैं। राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन और सैन्य भूगोल आ जाता है। इसके अलावा आर्थिक में इसमें कृषि, संसाधन, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे पक्षों का कवर करना होता है।
अन्य विषयों में जुड़ा मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों में जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान के साथ गहरा संबंध रखता है। निष्कर्ष जरूर लिखना है आपको। समय के साथ तकनीकी और ज्ञान के विकास के साथ मानव भूगोल का विषय क्षेत्र भी लगातार बढ़ रहा है। यह हमें बताता है कि कैसे मनुष्य ने अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था की ओर कदम बढ़ाया है। जो आपकी बुक में दिए हुए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। रही बात अपने पास एडिशनल क्वेश्चंस की, तो चिंता मत करो, जो अतिरिक्त प्रश्न है उनकी मैं अलग से क्लास बनाऊंगा। फिलहाल आप लोगों को अपना जो सिलेबस है वो शुरू कर देना है, क्योंकि हम सीधे आखिरी सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं। तो आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चलना है और एक एक करके हम सारी जो अपने सामने एक समस्याएं आती हैं उनको हल करते चलेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा और इसके जो क्वेश्चन है वो भी समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास को बस यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।